हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखा था यहाँ तक, और इसके बाद हमने स्टॉप कर दिया था क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो अब इसके आगे हम यहाँ से देखते हैं। हम यहाँ से आपको फिर जो छूटा हुआ था पढ़ा देते हैं फिर से एक बार। तो ये थर्ड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आगे भी और भी पढ़ाना है। देखिए, कुछ आप लोगों को रिवीजन में कर दें। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। ठीक है। पी तरंगे जो है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। एस तरंगे, पी वाली तरंगे किस में चलती हैं? ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। और जो एस तरंगे होती हैं ये सिर्फ ठोस में चलती हैं। किस में चलती हैं? सिर्फ ठोस में चलती हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो इतनी चीज़ आप लोग समझ लिए हैं और उसके बाद देखते हैं तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। एक जो आंतरिक तरंगे होती हैं और एक भूतल तरंगे होती हैं। ठीक है। वे तरंगे जो धरातल के अंदर चलती हैं उन्हें आंतरिक तरंगे कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं, मतलब आंतरिक तरंगे कहते हैं। और जो तरंगे धरातल पर ऊपर चलती हैं उन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, ये मान लीजिए भूकंप का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है। पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र में अगर मान लीजिए भूकंप का उद्गम केंद्र बन रहा है तो वहाँ से पूरी पृथ्वी, मतलब पूरी पृथ्वी गोल है तो मतलब 360 अंश की पूरी पृथ्वी है। यहाँ पे किसी एक क्षेत्र में, एक केंद्र में अगर भूकंप का उद्गार हो रहा है तो इस केंद्र से, मान लीजिए एक केंद्र यहाँ पे है। ठीक है। इस केंद्र से 105 डिग्री, देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है 105 डिग्री, यहाँ पे इस क्षेत्र में एस और पी तरंगे दोनों गति करेंगे। एस और पी तरंगे दोनों गति करेंगे। ठीक है। 105 से 105 के बीच में, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ के बीच में एस और पी दोनों तरंगे गति करेंगी। ठीक है। उसके बाद बीच में सिर्फ एक गोला बनेगा ऐसे। और इस वाले क्षेत्र में 105 से 145 के क्षेत्र में पी छाया क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र में पी तरंगे नहीं आती और इस क्षेत्र में एस तरंगे भी नहीं आती। 105 से 145, 105 से 145 के बीच में, 145 अंश के बीच में ना पी तरंगे आती हैं ना एस तरंगे आती हैं, दोनों तरंगे नहीं आती हैं। ठीक है। ये तो हो गया पी तरंग के बारे में। अब एस तरंग के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये तरंगे क्या है? ये तरंगे के जब छाया जो भूकंप तलीय क्षेत्र होता है ये 105 से 105 के बीच में एस तरंग भी चलती है। ठीक है। क्रोड में एस तरंग नहीं जा पाती क्योंकि वो पूरा तरल में है। ठीक है। और आपको पता है कि जो एस तरंगे हैं वे सिर्फ ठोस में गति करती हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें और है कि 105 डिग्री से 105 डिग्री इस साइड तक, इस बीच में एस तरंगे गति नहीं करती हैं, बल्कि 145 डिग्री पे इस जगह पे यहाँ पे पी तरंगे भी गति नहीं करती और एस तरंगे भी गति नहीं करती। यहाँ पे भी पी तरंगे और एस तरंगे दोनों गति नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एस तरंगे गति नहीं करती, पी तरंगे गति करती हैं। ठीक है। अब देखिए, इतना तो हम लोग जान लिए हैं, अच्छे से समझ भी लिए होंगे। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। अवलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। जहाँ पे भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँचती हैं उस क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं अध्ययन से पता चलता है कि भूकंप छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र के सर्वथा विभिन्न होता है। मतलब एक स्थान भूकंपीय छाया क्षेत्र से दूसरा स्थान बिल्कुल भिन्न होता है। और पी एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है कि यह रुकिए, यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, यह देखा जा सकता है कि भूकंप लेखीय भूकंप अभिकेंद्र 105 डिग्री भीतर से किसी भी दूरी एक पी और एस दोनों की तरंगों का अभिलेखित करते हैं। भूकंप लेखीय अब 105 डिग्री से केवल जो हमने बताया है बिल्कुल वही है। ठीक है। पी तरंगों के पहुंचने की को ही दर्ज करते हैं। जो पी तरंगे हैं 105 से 105 के बीच और 105 से 145 के बीच में पी तरंगे नहीं गति करती हैं। पी तरंगे गति नहीं करती हैं। 105 से 145 के बीच में पी तरंगे गति नहीं करती हैं, लगभग 40 अंश। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करते हैं। और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करती हैं। एस तरंगे कहाँ अभिलेखित नहीं करती हैं? 105 से 105 के बीच में, इस बीच में एस तरंगे अभिलेखित नहीं करती हैं। और 105 से 145 के बीच में पी तरंगे गति नहीं करती हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये वाला प्री में क्वेश्चन जरूर पूछता है, अगर आया तो इससे क्वेश्चन ऐसे बनते ज़रूर हैं। ठीक है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अभिकेंद्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का
क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होता है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। अभी हमने बताया था ना, पी और एस तरंगे दोनों 105 से 145 के बीच में दोनों गति नहीं करती हैं। 105 के पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, 105 से 105 के बीच में इस पूरे क्षेत्र में, पूरे भाग में एस तरंगे नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। अब देखिए, पी छाया क्षेत्र जो है 145 से 105 के बीच में है, पर एस तरंगे जो छाया क्षेत्र है वो 105 से 105 के बीच में पूरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूकंपीय अधिकेंद्र के 105 से 145 पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। यह तरंगी छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप छाया क्षेत्र का रेखांकित चित्र कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे ये कोई पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मान लीजिए कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भूकंप अधिकेंद्र मिलता है, मान लीजिए इस यहाँ पे मिला, तो आप यहाँ से पूरे क्षेत्र पे कहाँ पे पी तरंगे पहुँचती हैं, कहाँ पे एस तरंगे पहुँचती हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ से 105 डिग्री के क्षेत्र पे इधर, 105 डिग्री के क्षेत्र पे इधर, इन दोनों क्षेत्रों में एस और पी तरंगे दोनों पहुँचेंगी। यहाँ पे एस और पी तरंगे दोनों पहुँचेंगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक वृत्त बना दीजिए जो केंद्र है। केंद्र में तो कोई नहीं पहुँच पाता है, अगर कोई पहुँचेगा भी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि केंद्र द्रव है, द्रव में अगर कोई हलचल होती तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद 105 से 145, ये हो गया 105 और ये हो गया 145। इस वाले छाया क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंचती और एस तरंगे भी नहीं पहुंचती। इधर भी वही हाल है, 145। ठीक है, और 105 इस वाले छाया क्षेत्र में पी तरंगे एस तरंगे दोनों नहीं पहुंचती। इस वाले छाया क्षेत्र में भी पी तरंगे एस तरंगे नहीं पहुंचती, लेकिन 105 से 105 के बीच में इसमें पूरा, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में पूरा एस तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ नंबर 28 में दिया गया है, तो कुछ उसमें खास है नहीं, हमने आपको पूरा बता दिया है। भूकंप के प्रकार, अब देखिए भूकंप के कितने प्रकार हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक हो आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सकर इसमें गलत लिखा हुआ है, सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए ये भूकंप कैसे आते हैं, जब एक चट्टानें, जैसे मान लीजिए समुद्र तल या कहीं हमारे जो पृथ्वी है ना, वो इस लगभग 7 प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इसमें लगभग 7 प्लेटें ऐसी टूटी हुई हैं। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से हटती हैं, अभी प्लेट आपको हम पढ़ाएंगे आगे चल के, तो आपको समझ में आएगा। जितनी भी हमारी प्लेट हैं, टोटल 7 प्लेट हैं। जब इन प्लेटों में हलचल होती है या एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे हमारा जो हिमालय की उत्पत्ति है, आप लोगों को पता है ना कि हमारी प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से भूकंप, मतलब जिसकी वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये चट्टानें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से हटती हैं, तब भूकंप आता है। इन्हें सामान्यतः भूकंप कहते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी या ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में सीमित होता है। अब सक्रिय ज्वालामुखी वाला भूकंप क्षेत्र क्या है, मान लीजिए अगर कहीं कोई चट्टान है, और मान लीजिए कोई चट्टान है, एक है, उसके बाद ये दूसरी चट्टान। ठीक है, इस चट्टान से यहाँ से ज्वालामुखी निकली, ये ज्वालामुखी का लावा निकला, तो ये वाली जगह खाली हो गई। ये वाली जगह जब खाली हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो पृथ्वी हमेशा अपने आप को संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, तो फिर अपने आप को हिल डुल के इस जगह को भरेगी। जब ये जगह भरेगी तो यहाँ ना यहाँ से या यहाँ से कहीं ना कहीं से कोई यहाँ चट्टान आके भर जाएगी, और जब यहाँ से चट्टान हिल के आएगी तो वहाँ पे तो कंपन तो होगा ना। इसी क्षेत्र को हम ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूकंपीय खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियमित भूकंप कहा जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और जितने भी खदान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जब अत्यधिक खुदाई हो जाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ की आसपास चट्टानें, मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे खुदाई हो गई इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई विस्फोट हुआ, यहाँ पे ज़्यादा खुदाई हो जाने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा अंदर खुदाई, ये जो चट्टानें यहाँ से टूट जाती हैं, और टूटने की वजह से ये नीचे गिरती हैं,
तो इतनी भारी होती है जब ये नीचे गिरती हैं तो यहाँ पे हल्का मतलब दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपन होता है। कंपन होने की वजह से भी भूकंप आते हैं। ठीक है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप होते हैं। अब जैसे ये हमारे कृत्रिम भूकंप हैं, ठीक है, प्रकृति भूकंप दो हो गए, पहला ज्वालामुखी के कारण और दूसरा जो चट्टानों के हटने का कारण। ठीक है। अब इसके बाद जो भूकंप आ रहे हैं वो कृत्रिम भूकंप हैं, जैसे कि चट्टानों के, जैसे हम ज़्यादा चट्टानें तोड़ के निकाल लेते हैं, ज़्यादा खुदाई कर देते हैं, तब वहाँ पे चट्टानों के टूटने की वजह से जो भूकंप आता है वो वाला भूकंप। उसके बाद कभी कभी जब मान लीजिए हम कोई बम की परीक्षण कर रहे हैं या कोई रासायनिक परीक्षण कर रहे हैं, उस वजह से जो भूकंप आता है। ठीक है, दो भूकंप हो गए, ठीक है, और दो भाग में भी डिवाइड हो गए, प्रकृति भूकंप और कृत्रिम भूकंप। ठीक है। अब देखते हैं, जो भूकंप बड़े बांध व जल क्षेत्रों से आते हैं उन्हें हम बांध जनित या भूकंप कहते हैं। बांध जनित या रिवर्स वाला, जैसे अब मान लीजिए बहुत बड़ी कहीं कोई बांध बनाया गया या कहीं बहुत बड़ी डैम को बनाया गया, जिसकी वजह से जब वो खुलता है या जब वो बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी लोड हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी लोड, मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र पे हम कोई डैम बना दिए यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पे पूरा पानी भर गया, इस क्षेत्र में पूरा पानी भर गया, तो जब इस क्षेत्र में बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो दबाव होगा वो तो बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे जो इस क्षेत्र का घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, जब घनत्व बढ़ जाएगा तो नीचे दबाव ज़्यादा हो जाएगा, जब दबाव ज़्यादा होगा तो इस क्षेत्र पे कंपन उत्पन्न होगा, क्योंकि आसपास की चीज़ जो हल्की होंगी वो इधर गति करेंगी। ठीक है, इधर की क्षेत्र इधर, इधर की चीज़ें इधर गति करेंगी, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र होगा ये नीचे दबेगा ना, पानी की वजह से नीचे जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपन उत्पन्न होगा और जिसकी वजह से भी यहाँ पे भूकंप आते हैं। ठीक है। तो कितने भूकंप हो गए? 5 प्रकार के। पहला प्रकार क्या हो गया? जो भूकंप आते हैं जब कोई चट्टानें हटती हैं। ठीक है, चट्टानों के हटने की वजह से, चट्टानों के हटने की वजह से। ठीक है। दूसरा भूकंप क्या हो गया? मान लीजिए कि हम ज़्यादा खदान कर दिए, ज़्यादा खुदाई की वजह से, उस खुदाई की वजह से, ठीक है, खदान की वजह से खुदाई। उसके बाद फिर क्या हो गया? ज्वालामुखी वाला, ज्वालामुखी वाला, ठीक है, ज्वालामुखी वाला हो गया। फिर ये 3 हो गए। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया जो परमाणु परीक्षण वाला है, हम कोई रासायनिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, परमाणु परीक्षण वाला हो गया। पांचवा क्या हो गया है? पांचवा वाला हो गया है बांध बनाने की वजह से, बांध या डैम बनाने की वजह। ठीक है, बांध और डैम एक ही तो होता है। ठीक है, इस वजह से मतलब टोटल 5 प्रकार के भूकंप आने की संभावना होती हैं और आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भूकंप की माप। अब भूकंप को हम मापते कैसे हैं? ठीक है, इसकी क्या टेक्निक है, क्या मशीन है, इसको हम कैसे मापते हैं? भूकंप की घटना भूकंपीय तीव्रता के आधार पर ही अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर ही किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल द्वारा हम इसके के नाम से जाना जाता है। जो ये मशीन होती है रिक्टर स्केल, यही भूकंप की तीव्रता को मापती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होती है। भूकंपीय तीव्रता क्या है? जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उसकी एनर्जी जो बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जो कंपन होता है, उसी को हम भूकंपीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसी मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप के वैज्ञानिक मरकैली मरकैली के इधर है ऊपर, मरकैली के नाम पर बना है, मरकैली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। वैसे अभी तक जो सबसे ज़्यादा माना गया है वो 7.8 माना गया है। अभी हमारे यहाँ भारत में लगभग 6.8 के आसपास भूकंप आया है। ठीक है, भूकंप के प्रभाव क्या क्या होता है, भूकंप से हानियाँ क्या क्या होती हैं, ये देख लेते हैं। भूकंप की प्रकृति आपदा का भूकंपीय आपदा से होने वाले, भूकंप एक प्रकृति आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप, भूमि का हिलना। तो भूकंप आता है तो सबको पता है कि भूमि का हिलना, भूमि के हिलने से ही तो हमें पता चलता है कि भूकंप आ गया है। धरातलीय विसंगति, मतलब धरातल कहीं उबड़ खाबड़ हो जाता है, कहीं ढाल हो जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, कहीं ऊपर आ जाता है। ठीक है, भूस्खलन, कहीं पे चट्टानें हट जाती हैं, कहीं पे जो अभी आप लोगों ने देखा था कि अभी कुछ महीने पहले कोई पर्वत था, मतलब कोई पहाड़ी थी जो मतलब ऐसे फिसल गई थी पूरी मिट्टी की तरह। ठीक है, तो भूस्खलन हो जाता है। मृदा द्रवण, ठीक है, मृदा हट जाती है वहाँ से। धरातल एक तरफ झुकना, धरातल का एक तरफ झुक जाना, मतलब कि ऐसे ढलान बन जाना, जैसे कहीं पे ऐसे ऊंचा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इतने में नहीं होगा, मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल ऐसे ढलान हो जाएगी।
ठीक है। हिमस्खलन, पर्वतों पे हिम का जो स्खलन है, पर अगर पर्वतों पे भूकंप आएगा तो वहाँ पे जो पर्वतों के ऊपर जो बर्फ़ जमा होता है ना, वो स्खलन हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पहाड़ों पे सुनामी आई है, बर्फ़ की सुनामी आई है, तो वहाँ पे भूकंप की वजह से भी बर्फ़ की सुनामी आती है। धरातली विस्थापन, अगर भूकंप आता है तो धरातली विस्थापन भी होता है, मतलब एक स्थान से चट्टानें हट के दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। ठीक है, आपको आगे हम बताएंगे कि चट्टानों का विस्थापन क्या है। अभी बस आप नाम जान लीजिए कि धरातली विस्थापन क्या होता है। तो फिर जब वहाँ पे धरातल विस्थापन होगा तो वहाँ पे जो भूकंप आएंगे, वो जो प्रकार हैं, सब आपको बताएंगे हम आगे वाले चैप्टर में है। ठीक है, अभी बस आप नाम सुन लीजिए, परेशान मत होइए। देखिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हर एक चीज़ को हम बिल्कुल डीप में डिफाइन करते चलेंगे। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि हम अच्छे से नहीं बता पा रहे तो आप उसको कमेंट में करिएगा, हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। अगर कमेंट में जवाब देने लायक नहीं होगा तो आपको हम पर्सनली कॉन्टेक्ट करके वहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बांध व तटबंध के टूटने, जैसे बांध अगर कहीं बहुत ज़्यादा, मान लीजिए डैम कोई बना हुआ है, इस डैम के पीछे बहुत सारा पानी लोड हो गया है, जब ये बांध टूटेगा, ये बांध टूटने की वजह से जो पानी निकलेगा तो यहाँ पे अचानक से पानी खाली हो जाएगा पूरा। यहाँ पे जो अब तक कई सालों से जो दबाव बना हुआ था, ये अचानक से हट जाएगा, तो यहाँ की मिट्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ये वाला पानी जब जो आगे जाएगा, ये आगे की चीज़ें को तोड़ते जाएगा। ठीक है, और ये वाली चट्टान जब ऊपर आएगी तो यहाँ पे भूकंप का अनुभव होगा। अब किसी भी चीज़ के ऊपर से अगर अचानक से दबाव हटा दिया जाए तो वो चीज़ें फटाक से ऊपर आएंगी कि नहीं आएंगी, तो वही हाल यहाँ पे भी होगा। अब मान लीजिए किसी गुब्बारे को पानी में हम दबा के रखें और अचानक से हम अपना प्रेशर हटा लें तो गुब्बारा अचानक से ऊपर आएगा ना। उतनी अचानक से रियल में पृथ्वी नहीं आएगी, मतलब यहाँ की मिट्टियाँ चट्टानें नहीं आएंगी, पर कुछ प्रभाव पड़ेगा जिसकी वजह से भी भूकंप आता है। ठीक है, आग का लगना, भूकंप की वजह से मान लीजिए अगर कहीं वनों में भूकंप आ गया और भूकंप आने की वजह से ये बांध का जो टूटना होता है, भूकंप की वजह से भी बांध टूटते हैं और बांध टूटने के बाद से भी भूकंप आते हैं। यहाँ पे दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए आग का लगना, अगर किसी जंगल में भूकंप आया तो वहाँ पे भूकंप आने की वजह से जो सूखे पेड़ होंगे वो गिरेंगे, वहाँ पे पेड़ों का एक दूसरे से टहनियाँ रगड़ेंगी, टहनियाँ रगड़ने की वजह से वहाँ पे आग लगेंगी, या किसी पत्थर से टकराहट हुई या किसी पत्थर के टकराने से कोई चिंगारी उत्पन्न हुई तो जंगल में आग भी लग जाएगा। ठीक है, इमारतों का टूटना, जब हमारे यहाँ भूकंप आता है तो अक्सर ज़्यादा तो नहीं आता, पर जहाँ 6.7 से जैसे ही एबव होता है वैसे हमारे यहाँ जो इमारतें हैं वो हिलने लगती हैं। तो जो हल्की इमारतें होती हैं, जो कमज़ोर इमारतें होती हैं, वो टूट जाती हैं। ठीक है, वस्तुओं का गिरना, जब हिलेंगे तो वस्तु गिरेंगी। और सुनामी, जब समुद्र में भूकंप आते हैं तो वहाँ पे सुनामी आती है, क्योंकि मान लीजिए समुद्र है और यहाँ पे भूकंप आया। जब यहाँ पे भूकंप आया तो यहाँ की चट्टानें एक इधर भागेंगी, तो नीचे से जो लावा ऊपर आएगा, तो अचानक से जब यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी तो ये वाला पानी या तो नीचे आएगा यहाँ से, या तो यहाँ से पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो या तो नीचे आएगा या ऊपर बढ़ेगा। तो दोनों क्रियाओं में यहाँ पे सुनामी आनी तय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप के अधिकेंद्र समुद्र के धरातल पर हो। तो सुनामी तभी आएगी जब उसका केंद्र जो है वो धरातल पे हो, मतलब कि ये मान लीजिए समुद्र का धरातल है, जब यहाँ पे भूकंप आएगा जब ये धरातल में परिवर्तन होगा और यहीं पे केंद्र होगा, तभी जाके सुनामी आएगी। अगर ज़मीन के अंदर होगा तो पानी अपने आप इसको दबा के शांत कर देगा, लेकिन जब इसका केंद्र धरातल पे होगा, यहाँ पे होगा इस केंद्र पे, तब पानी नहीं समा पाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट पानी में ही हलचल होगी और जिसकी वजह से सुनामी आनी तय है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता बहुत ही अधिक होती है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। कहाँ गया? सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों के से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यह भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक विनाशकारी होगा। समुद्र में देखिए, अगर स्थल पे भूकंप 6 पॉइंट तक आता है तब भी नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर समुद्र में 5 पॉइंट तक आ गया तब भी वहाँ पे विनाशकारी होगा। कि मान लीजिए आप किसी कटोरी में पानी लीजिए और हल्का सा नीचे से उसकी तली हिलाइए, तो देखिए उसके ऊपर कितना ज़्यादा कंपन उत्पन्न होता है, उसमें लहर टाइप की कैसे बन जाती है। तो सोचिए समुद्र इतना बड़ा है, अगर उसमें हल्का सा भी कंपन हुआ और हल्की सी भी लहर चली तो कितनी बड़ी लहर बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए भूकंप की आकृति।
भूकंप की आकृति कैसी होती है? भूकंप एक प्रकृति आपदा है। या तीव्र भूकंप के झटकों के जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व में सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जहां भ्रंश के समीप ऐसी तीव्र झटके महसूस करते हैं, जहां ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ पे है वो हम आगे बताएंगे जब हम आपको प्लेट पढ़ाएंगे, चट्टान जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कहाँ कहाँ पे भूकंप आते हैं, कहाँ कहाँ पे भूकंप की तीव्रता है वो हम पढ़ाएंगे। देखिए, भूकंप आने के मुख्य कारण क्या हैं जो अभी तक मतलब आते हैं। पहला, जब जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना वो लगभग 7 चट्टानों से मिलकर बनी हुई है और लगभग 206 चट्टानें जो छोटी छोटी हैं, बड़ी 7 चट्टानें हैं। ठीक है, ये बड़ी 7 चट्टानें ऐसे हैं। ठीक है, ये चट्टानें जब आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 चट्टानें हैं, ये चट्टान इधर चल रही है, ये चट्टान इधर चल रही है, जब ये दोनों टकराएंगी तब भूकंप आएगा। ये चट्टान मान लीजिए इधर जा रही है, ये चट्टान इधर जा रही है, तो जब ये दोनों बीच से दूर होगा तो समुद्र में ये जब इधर चट्टान जाएगी इधर जाएगी तो नीचे से लावा ऊपर आएगा। जब नीचे से लावा ऊपर आएगा तब यहाँ पे भूकंप आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये चट्टान इधर, ये चट्टान इधर, ये चट्टान इधर, जब ये तीनों लड़ेंगी तब भी भूकंप आएगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जब हम आपको चट्टानें पढ़ाएंगे तो भूकंप कहाँ कहाँ आता है बिल्कुल डिटेल में हर एक स्थान को एकदम डीपली बता देंगे और आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आपको कोई भी रैंडमली आपसे पूछ दे कि कोई स्थान दे दिया, कोई द्वीप दे दिया, कोई समुद्र का क्षेत्र दे दिया, कोई स्थल दे दिया, बताइए पूछ लिया कि बताइए यहाँ पे भूकंप आता है, तो आप बिल्कुल ईजिली बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे भूकंप आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि 1 से 2 वर्ष में एक बार ही आता है। जबकि यह हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस होते रहते हैं। देखिए, पृथ्वी के किसी न किसी भाग में हमेशा प्लेटें गति तो करती रहती हैं, प्लेट कभी नहीं रुकती, गति तो हमेशा करती रहती है, तो भूकंप हमेशा आते जाते रहते हैं। तो साल में 1-2 बार कभी ज़्यादा झटके महसूस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब पृथ्वी की संरचना, ये अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भूकंप का उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो वो भी था, बट यहाँ से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब हम परपटी पढ़ेंगे। जब हम परपटी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अब यहीं से जुड़ी हुई हैं। तो चैप्टर का नाम ही परपटी से था, तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो परपटी को आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए, भूपरपटी। भूपरपटी के नाम से हमें पता चल रहा है कि जैसे मान लीजिए परपटी, परपटी मतलब छिलका टाइप का महसूस हो रहा है ना कि ऊपर वाला भाग, और भूपरपटी मतलब ज़मीन का ऊपरी भाग। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है, ज़मीन का ऊपरी भाग। देखिए, हम अपने लैंग्वेज में अगर समझेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं, अगर अपने लैंग्वेज में समझेंगे तो हमको समझना आसानी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का छिलका, छिलका मतलब उस चीज़ का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत ही भंगुर भाग है। अब देखिए, ऊपर वाला जो भाग है, जैसे हमारा मैदानी भाग है या हमारा पठारी है, हमारा पर्वतीय भाग है, ये बहुत भंगुर है। क्योंकि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऊपर जितनी, जैसे पृथ्वी के केंद्र में जितनी चीज़ें हैं सब उनका घनत्व जाता है, लेकिन जितनी हल्की चीज़ें हैं ना उनका घनत्व जो है सबसे कम है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना उसका घनत्व सबसे कम है, इसीलिए वो बहुत हल्की हैं और बहुत भंगुर है। मतलब भंगुर मतलब होता है टूटने वाला, जो बहुत जल्दी टूट जाए। ठीक है, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इनकी प्रवृत्ति है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह जो भूपर्पटी की मोटाई है बराबर हो, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। अब महासागरों की अपेक्षा, जैसे हमारा ये मान लीजिए पर्वत है, ये मैदान है, ये पठार है, उसके बाद ये तल है, फिर ये समुद्र है। ठीक है, अब जो हमारी भूपर्पटी है वो लगभग ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र कम है, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ये वाली मोटाई। अब यहाँ पे मोटाई ज़्यादा है ना, यहाँ पे मोटाई थोड़ी कम है, यहाँ पे मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे मोटाई बिल्कुल कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे बताया गया है। ये पर्वत है पूरा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। पर्वत है, मैदान है, ये पठार है। पठार आप सबको पता है कि थोड़ा ऊपर होता है, उसके बाद ये समुद्र तल है यहाँ से। तो समुद्र पहले ही थोड़ा गहरा होता है, उसके बाद इसकी मोटाई यहाँ पे जो हमारी ऊपरी प्लेट है, ये पूरे केंद्र में समझ लीजिएगा, ये बस भूपर्पटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे मोटाई कम होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसतन मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर ही होती है, 5 से 8 किलोमीटर। ठीक है, महासागरों में
महासागरों में भूपर्वती की मोटाई 5 से 8 किलोमीटर होती है। जब हम सेकंड लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रहे थे तब हम आप लोगों को बताया था कि जब खुदाई होती है, जब हम खुदाई मतलब चीज़ों की जांच करते हैं अंदर की पृथ्वी कैसी है, तो महासागरों में खुदाई होती है। महासागरों में खुदाई क्यों होती है कि महासागर पहले से ही 8 से 10 किलोमीटर गहरे होते हैं। उसके बाद भूपर्वती की वहाँ पे मोटाई कम होती है, मतलब अगर 5 किलोमीटर हम गहरा खोदेंगे तो सीधे हम अंदर आ जाएंगे क्रस्ट में, ठीक है। क्रस्ट मतलब अंदर नहीं है, मेंटल में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर खुदाई करेंगे तो हम पहले ही इतनी ज़्यादा मोटाई को खोदेंगे, उसके बाद तब जाके हम अंदर खोदेंगे। तो यहाँ पे खोदना व्यर्थ है, यहाँ पे पहले इतना खुदा हुआ है, थोड़ा सा ही खोदना है, ठीक है। जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक की गहराई होती है। अब यहाँ से मान लीजिए, या यहाँ से मान लीजिए लगभग 10-12 किलोमीटर तो ये पर्वत होता है। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ ये वाला क्षेत्र लगभग यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अब बताइए 5 किलोमीटर खोदना आसान है कि 30 किलोमीटर खोदना आसान है? 5 किलोमीटर है ना, इसलिए महासागरों में खुदाई चल रही है इस समय पे। मुख्यतः पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई अभी अधिक है, मतलब 30 किलोमीटर से भी अधिक है। हिमालय पर्वत की श्रेणियों के नीचे भूपर्वती की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। सोचिए, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उससे पूरे भूपर्वती की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर। अगर ये मान लीजिए हिमालय है और ये मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र से भूपर्वती की मोटाई 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय से इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर। सोचिए कितना डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में। अब ये देख लीजिए, अब भूपर्वती समझ लीजिए, मान लीजिए कोई संतरा है, ठीक है। संतरे या संतरा तो ज़्यादा हो गया, सेब समझ लीजिए। सेब का छिलका आप लोगों ने देखा है ना कितना पतला होता है। तो वही समझ लीजिए जो हमारी भूपर्वती है ना, वो एक सेब के छिलके जैसी है। हमारी पृथ्वी में वो एक सेब के छिलके जैसी है, जिसकी मोटाई है, औसतन मोटाई जो हमको माननी है वो 5 से 35 किलोमीटर के आसपास हम मानते हैं। औसतन मोटाई 35 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी भूपर्वती है, ये वाला क्षेत्र जो है हमारी भूपर्वती है, ठीक है। ये वाला क्या है? भूपर्वती है। ये हमारा भूपर्वती है, ठीक है। अस्तर भूपर्वती तथा सर्वाधिक ठोस मेंटल, ये वाला। उसके बाद ये है, इसमें दुर्बल, ये वाला मेंटल भी आ जाता है इसमें। ये वाला क्षेत्र जो है मेंटल है। क्या है? मेंटल। इसको मिटा के आपको अच्छे से साफ साफ बताते हैं। देखिए यहाँ से ये ले गया है ना, यहाँ से ये बताया हुआ है कि ये इसके ऊपर वाला जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, इसमें क्या है? भूपर्वती जो सबसे ऊपर है, स्थलमंडल आ गया, उसमें बाद सर्वाधिक ठोस मेंटल। देखिए जैसे सेब का छिलका होता है ना, कि मान लीजिए सेब का छिलका है, तो ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये उसके नीचे वाला भाग हो गया, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये थोड़ा हल्का है लेकिन ये वाला थोड़ा कठोर है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हो गया ये भूपर्वती हो गया, ये वाला कठोर मेंटल हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे दुर्बल मेंटल है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये भी मेंटल है। तो अब देखिए इसकी मोटाई चौड़ाई कितनी होती है। भूपर्वती जो है 1 से 100 किलोमीटर की मोटाई मानी जाती है। भूपर्वती और ठोस मेंटल, इन दोनों को मिला के लगभग इनकी 100 किलोमीटर मोटाई मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद मेंटल से क्रोड तक की जो ये दूरी है, ये वाले जो बीच की दूरी है, ये लगभग 2900 किलोमीटर है। अब सोच लीजिए कि कहाँ 100 किलोमीटर और कहाँ पे लगभग 35 किलोमीटर जो पर्वती मानी जाती है, भूपर्वती, वो 35 किलोमीटर है। और कहाँ पे मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना ज़्यादा है मेंटल। उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आता है ठोस, जो आता है क्रस्ट हमारा, क्रोड। क्रोड कितना है हमारा? 1500 किलोमीटर, ठीक है। 1500 किलोमीटर क्रोड आता है। अब देखिए, अब सबसे केंद्र में जो है, पृथ्वी के सबसे केंद्र में ठोस भाग है, उसके बाद द्रव भाग है, फिर हमारा मेंटल आ जाता है जो भी द्रव अवस्था में है पर थोड़ा कठोर है, उसके बाद बिल्कुल कठोर है, उसके बाद फिर हमारी भूपर्वती आती है, ठीक है। चलिए, और ये डाटा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भूपर्वती कितने में है? लगभग औसतन 35 किलोमीटर है। फिर मेंटल कितने में है? मेंटल लगभग 100 किलोमीटर में आता है। उसके बाद लिख लीजिएगा, ये मेंटल लगभग 100 किलोमीटर में आता है। उसके बाद जो है मेंटल से क्रोड तक के बीच की दूरी 2900, जो ये ठोस मेंटल है, ठीक है, 100 किलोमीटर में। उसके बाद आता है 2900 किलोमीटर में मेंटल आता है। फिर मेंटल से क्रोड के बीच की जो दूरी है वो 5100 किलोमीटर है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा है मेंटल से क्रोड के बीच की दूरी, 1500 नहीं है, 5100 है, ठीक है। सॉरी, 5100 है, ठीक है। 5100 किलोमीटर। तो
तो ये टोटल मिला के जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6378 किलोमीटर है। बाकी देखते हैं। सबसे पहला जो होता है मेंटल। अब मेंटल के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंटल क्या है? भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। भूपर्पटी क्या है? ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है भूपर्पटी है। ठीक है, ये मान लीजिए भूपर्पटी है। इसकी औसतन चौड़ाई कितनी है? 35 किलोमीटर है। उसके बाद भूपर्पटी के बाद वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा कितना है? ये हमारा है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर है जो हमारा है। क्या है? मेंटल है। क्या है? ये है मेंटल। ठीक है, मेंटल। यह है मोह अशांत, मतलब डिस्टर्बेंस इसमें चलती रहे। मोह अशांत से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। देखिए, 2900 किलोमीटर तक गहराई में यह पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल, मतलब भूपर्पटी। मेंटल के ऊपरी भाग मतलब दुर्बलता मंडल, जो भूपर्पटी कहा जाता है। ठीक है, एथेनो शब्द से बना हुआ है। एथेनो शब्द का अर्थ होता है दुर्बलता। ठीक है, इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर का आंका गया है। देखिए अब क्या होता है, एक बार आपको अच्छे से समझा दें इसमें फिर से हम। ये हमारा ऊपरी भाग है, भूपर्पटी है। ठीक है, ये हमारा भूपर्पटी है। लेकिन भूपर्पटी और मेंटल के बीच वाला, जहाँ मान लीजिए ये मेंटल है और ये भूपर्पटी है, ये मेंटल है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र जहाँ पे भूपर्पटी और जहाँ पे मेंटल मिलता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं दुर्बलता मंडल या ठोस। ठीक है, इसका नाम है एथेनो। ये लगभग 400 किलोमीटर का है। ठीक है, ये डाटा भी आप नोट कर लीजिए, ये लगभग 400 किलोमीटर का है। उसके बाद अंदर वाला मेंटल 2900 किलोमीटर का है। 2900 किलोमीटर का ये वाला जो है, ये 400 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये इसका औसतन मान लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं पे 35 किलोमीटर है, सॉरी 35 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी एवं मेंटल ऊपरी भाग वाला स्थल मंडल कहलाते हैं। पूरा गंदा हो गया, सब साफ कर दें एक बार। तो जो डाटा हम बताते जा रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। ये चीज़ें आपको नोट्स बनाने में इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में ये आप बिल्कुल मेंशन करिएगा। मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर स्थल मंडल कहते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग को मिला के, ठीक है, मतलब जो 400 वाला भाग है उसके ऊपर वाला जो भाग है, ये दोनों मिला के स्थल मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर में के बीच पाई जाती है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हम आपको फिर से समझाते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है, देखिए, ये भूपर्पटी हो गई, जिसका लगभग 3500 किलोमीटर औसतन माना जाता है पर्वत से समुद्र तल के बीच में। ठीक है, और जो भाग मेंटल को और भूपर्पटी को डिवाइड करती है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को, जो लगभग 400 किलोमीटर मोटा है, इसमें से 200 किलोमीटर नीचे छोड़ के ऊपर वाला जो 200 किलोमीटर है, और जो भूपर्पटी है, इस क्षेत्र, ये पूरा 200 ऊपर वाला लेके, और ऊपर का जो क्षेत्र है भूपर्पटी, इसको लेके हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी या दुर्बलता मंडल ऊपर वाला कहते हैं। निचले मेंटल में विश्व दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद यह ठोस अवस्था में हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्रोड। अब क्रोड क्या है? मेंटल हमने समझ लिया, अब बचा है क्रोड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता प्रदान की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई के बाह्य क्रोड की तरल अवस्था में ही, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। अब देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं बिल्कुल अच्छे से। ये है हमारा बाहरी भाग, जिसको हम कहते हैं क्रोड। इस पे नहीं है यार, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये हमारा भूपर्पटी है। ठीक है, ये हमारा मेंटल और भूपर्पटी के क्षेत्र है, जो 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। उसके बाद ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग मेंटल है।
और ये वाला भाग जो है, ये छोटा सा जो भाग बना रहे हैं, ये मेंटल और क्रोड से मिला हुआ है, जो द्रव अवस्था में है। ये मेंटल और क्रोड का मिक्सर है, ठीक है। इसमें आधा मेंटल है, आधा क्रोड है मिला हुआ। यहाँ पे भी आधा भूपर्पटी है, आधा मेंटल मिला हुआ है, ठीक है। ये वाला भाग आधा मेंटल है, आधा भूपर्पटी है। और इस वाले भाग की ही बात हो रही है, ठीक है। इस वाले भाग की ही बात हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो 2900 किलोमीटर के बाद पाया जाता है। मतलब ये 2900 किलोमीटर पूरा है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ये 2900 किलोमीटर पूरी है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम बाह्य क्रोड कहते हैं। इसका क्या नाम है, बाह्य क्रोड। इस क्षेत्र का क्या नाम है, इस क्षेत्र का नाम है बाह्य क्रोड। इस क्षेत्र का नाम है बाह्य क्रोड में यह क्रोड भारी पदार्थों के मुख्य निकिल, और ये बना किससे है, निकिल व लोहे से, ठीक है, से बना हुआ है। यह नीफे के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो हम लोगों ने लगभग 8th क्लास में जो पढ़ा था, सियाल सीमा नीफे, ठीक है। पृथ्वी कितने प्लेटों में बटी हुई है, हम लोग पढ़ते थे सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा, उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है नीफे, सियाल, ये वाला सियाल सीमा नीफे। अभी हम उसको बताते हैं कि हम उसको कैसे पढ़ते थे और क्यों पढ़ते थे, सियाल सीमा नीफे क्या क्यों पढ़ते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है। एक बार हम आप लोगों को फिर से डिवाइड अच्छे से बता देते हैं, जो पढ़ाए हैं अभी तक रिवीजन करा देते हैं उसका। देखिए, ये वाला क्षेत्र जो हो गया भूपर्पटी हो गया। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 35 किलोमीटर है। पर्वतों पे ये मान लीजिए समुद्र है, यहाँ पे पर्वतों से इसकी जो भूपर्पटी की जो चौड़ाई है, पर्वतों से जो भूपर्पटी की चौड़ाई है ये लगभग 70 किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर भी पहुँच जाती है, ठीक है। और इस समुद्र तल पे इसकी जो मोटाई है ये लगभग 5 किलोमीटर है। समुद्र तल पे ये लगभग 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है। उसके बाद ये आता है मेंटल, ठीक है। मेंटल और भूपर्पटी की जो चौड़ाई है लगभग 200 से 400 किलोमीटर तक मिलती है। जो ऊपर वाला 200 किलोमीटर है, ठीक है, इसमें भी दो रेखाएं हैं, 400 किलोमीटर वाले में भी 200 में बटा हुआ है। ये जो ऊपर वाला है ये भूपर्पटी में ठोस में मिल जाता है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो द्रवित मेंटल में मिल जाता है, 200 में भी डिवाइड, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र ये 400 किलोमीटर में पड़ता है, ठीक है, 200 ऊपर 200 नीचे बढ़ जाता है। उसके बाद 2900 किलोमीटर में पूरा मेंटल ही होता है, पूरा मेंटल। 2900 किलोमीटर के बाद ये 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र मिलता है, इसको हम कहते हैं बाह्य क्रोड। इस क्षेत्र का क्या नाम है, बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड इस क्षेत्र का नाम है, जो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास मिलता है। उसके बाद ये पड़ता है पूरा 5100 किलोमीटर जो मिलता है, ये होता है पूरा क्रोड। ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये द्रव में है, नीचे वाला जो क्षेत्र है ये ठोस में है। ये ठोस में है, ये भाग द्रव में है, और ये फिर ठोस में है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि नीचे ठोस है बीच में द्रव है तो ऊपर गैस होगा, ऐसा नहीं है, ऊपर फिर ठोस है। ये वाला क्षेत्र बिल्कुल भंगुर है, ये वाला द्रव में है, ये वाला क्या है, भंगुर है, भंगुर है। ये बीच में क्या है, ठोस है, कड़ी चट्टानें हैं, ठीक है। लेकिन ये बीच में क्या है, फिर द्रव है। उसके बाद ये क्या है, ये फिर ठोस है, ठोस है। तो ये चीज़ें हम जो लिख रहे हैं बारी बारी से आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के निर्मित स्थल रूप। थोड़ा पानी पी लें। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी के निर्मित स्थल रूप। अब ज्वालामुखी क्या है, उसके बाद उसका निर्मित स्थल रूप क्या है। यहाँ से क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र को देखा होगा। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें और राख, तरल चट्टान पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। क्या क्या निकलता है, ये तीन ही चीज़ निकलती हैं। क्या क्या निकलती हैं, गैस निकलती हैं, तरल पदार्थ निकलते हैं जो धरातल पर पहुँचते हैं, ठीक है, और राख निकलती है। ये तीन चीज़ें।
यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आ जाए तो इसे आया हो तो यह अभी निकल रहा हो, या अभी कुछ समय पहले बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अब देखिए यह पहले आप नोट कर लीजिए कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले, मतलब ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए कि यदि ज्वालामुखी कुछ समय पहले फटा हो या अभी इसके अंदर से लावा निकल रहा हो, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। लगभग हमने बताया दुर्बलता मंडल क्या है, भूपर्पटी और मेंटल के बीच वाला जो क्षेत्र है लगभग 400 किलोमीटर वाला, वही है दुर्बलता मंडल। ठीक है। और वहीं से ज्वालामुखी निकलता है। जब तक कि यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। अब ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये भूपर्पटी है। ठीक है। और ऐसे मान लीजिए इस क्षेत्र में अगर मान लीजिए यहाँ पे धंसा हुआ अभी बाहर नहीं निकला है तो इसको हम मैग्मा कहते हैं, जो द्रवित अवस्था में होता है। ठीक है। मतलब बाहर नहीं निकला होता। मान लीजिए किसी नली में ऐसे फंसा हुआ है, अब यहाँ से उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है। अभी इसमें लावा फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकला है, इसको हम लावा कहते हैं। ठीक है। जो बाहर नहीं निकला हुआ है उसको नहीं मैग्मा कहते हैं, लावा नहीं। अभी जब तक इसमें अंदर फंसा हुआ है तब तक इसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है। ये मैदान है, मतलब ये पर्वत है और अभी लावा इसमें फंसा हुआ है, मैग्मा इसमें फंसा हुआ बाहर नहीं निकला है। इस क्षेत्र को हम मैग्मा कहते हैं। जब यह भूपर्पटी के ऊपर धरातल पर पहुंच जाता है तो इसे लावा कहते हैं। जब तक ये अंदर रहेगा तब तक इसको हम मैग्मा कहेंगे, और जैसे ये निकल के बाहर आ जाएगा, बाहर निकलेगा जैसे ही, वैसे हम इसको क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। क्या कहेंगे, लावा। अब जब तक ये अंदर रहेगा तब तक इसको हम मैग्मा कहेंगे, मैग्मा। ठीक है। अंदर जब तक रहेगा तब मैग्मा, बाहर जैसे निकला वैसे लावा हो जाएगा। पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा में जमे हुए टुकड़ों का मलबा ज्वालामुखी ज्वालमुखी ज्वाल खंडास्मि कहते हैं। देखिए कितना टिपिकल वर्ड है, ज्वाल खंडास्मि कहते हैं। ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होता है। इसमें कौन कौन सी गैस निकलती हैं, ये मुख्य गैसें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर और क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों में यह धरातल व ज्वालामुखी के वर्गीकृत किया गया, मतलब बांटा गया। ज्वालामुखी के उद्गार प्रकृति के आधार पर विकसित आकृति के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकृत किया है, ज्वालामुखी कितने प्रकार की हैं उनकी आकृति पर उनको वर्गीकृत किया गया है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है। जो सारी ज्वालामुखी नहीं दिया हुआ है पर जो कुछ मुख्य हैं वो दिया गया है, जैसे सील्ड ज्वालामुखी। ठीक है। अब सील्ड ज्वालामुखी किसे कहते हैं ये हम देखते हैं, ये इसको आप नोट करते चलिएगा। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों को सील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे बड़े अच्छे उदाहरण हैं। अब देखिए अगर आपको मैथ में लिखने के लिए आ जाए सील्ड ज्वालामुखी तो आप इसमें हवाई ज्वालामुखी, अब कहाँ गया, हाँ हवाई क्षेत्र ज्वालामुखी आप डाल सकते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है। हवाई द्वीप वाला ज्वालामुखी, क्योंकि यहाँ पे आपको आसानी से पता चल गया कि यहाँ पे सील्ड ज्वालामुखी है जो हवाई क्षेत्रों में मिलता है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होता है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होता है। जो तरल लावा ठंडे होकर, यानी यह लावा उद्गार बहुत तरल होता है। जब ये निकलता है बाहर तो बहुत ही तरल होता है, मतलब बिल्कुल द्रव अवस्था में। इस कारण यह ज्वालामुखी की ढाल पर तीव्र नहीं होता है। तरल ऊपर कुछ नहीं है ना, नहीं। तरल निकास नलिका से पानी यहाँ से पढ़ते फिर से बस समझते हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। तो किसके, बेसाल्ट के अलावा सील्ड ज्वालामुखी ही दूसरे नंबर पे सबसे विशाल ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं वो सील्ड ज्वालामुखी हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा करिएगा। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होता है जो तरल लावा के ठंडे होने से बनता है। जो तरल लावा है जब ठंडा जाता है उसके बाद ये बनता है। ठीक है। यह लावा उद्गार के समय बहुत ही तरल होता है।
इसी कारण यह ज्वालामुखी कोई ढाल तीव्र नहीं होता है। तरल निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो यह ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इसकी विशेषता है। ये कम विस्फोटक होता है, ठीक है। सील ज्वालामुखी कम विस्फोटक होता है। जब अगर इसमें पानी चला जाए तो ये मतलब इसका विस्फोटक क्षमता बढ़ सकती है, अगर नहीं गया तो ये बहुत कम विस्फोटक होता है। इस ज्वालामुखी में लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है। इससे नलिका पर एक शंकु बन जाता है जो कि सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ये यहाँ पे देखिए ऐसे शंकुनुमा बन जाता है जिसको सिंडर कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी इन इन ज्वालामुखी से विस्फोट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्राय अब देखिए इसमें से लावा के बारे में भी पूछ सकता है कि सील्ड ज्वालामुखी से कैसा लावा निकलता है। इसमें से कैसा लावा निकलता है, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, जब ये ठंडे होने से बनता है, ठीक है। तरल लावा के ठंडे होने से बनता है ये वाला। और ये कब बनता है, उद्गार होता है। ये प्रायः ज्वालामुखी भीषण यहाँ पे गाढ़ा लावा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होता है। इसके लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलन खंडास्मी मतलब बड़े बड़े पत्थर, देखिए अच्छे से लिख देता, बड़े बड़ी चट्टानें निकलती हैं। ज्वलन खंडास में लिखा हुआ है। पदार्थ व राख, ज्वलन खंडास मतलब होता है बड़े बड़ी चट्टानें, ठीक है। पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंच जाती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाता है, जिससे यह मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देने लगता है, ठीक है। ज्वालामुखी कुंड। अब देखिए दूसरा क्या है, ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं ही नीचे धंस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस करते लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है ज्वालामुखी कुंड, क्योंकि ये सबसे अलग है। क्या है, ये सबसे अलग है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हम पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर का नाम है, ठीक है, कहलाते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बनता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनमें बहुत पास स्थिति इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी के तरह प्रतीत होता है, ठीक है। अब दूसरा है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत ही दूर तक निकलती हैं। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। जो हमारा पठार है वो भी इसी ज्वालामुखी बेसाल्ट ज्वालामुखी से बना हुआ है, ठीक है। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटा होता है हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन का, देखिए हम बोले थे ना, भारत का दक्कन का ट्रैम्प, जिस पर वर्तमान में महाराष्ट्र पठार ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह के क्षेत्र से बना हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रवाह से ढका हुआ था, ठीक है। अब मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी। अब देखिए कटक क्या होता है, हम आपको पहले समझा देते हैं कटक के बारे में। बहुत प्यारी चीज़ है कटक। समुद्र में, ठीक है, समुद्र में मान लीजिए कि ये कोई दो चट्टानें हैं, ये चट्टान इधर जा रही है, ये चट्टान इधर जा रही है, और समुद्र में पूरा पानी भरा हुआ है। जब ये चट्टान इधर जाएंगे, ये चट्टान इधर जाएंगे, तो अंदर से लावा ऊपर आता है। क्या होता है, अंदर से लावा ऊपर आता है। जब अंदर से लावा ऊपर आता है तो ऊपर पानी रहता है, तुरंत ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से यहाँ पे कटक मतलब एक पर्वत का निर्माण करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटा छोटा पर्वत निर्माण करेगा। इस छोटे छोटे पर्वत को ही हम क्या कहते हैं, कटक, कटक ज्वालामुखी। तो जब ये चट्टानें हटती हैं तो यहाँ से नीचे से लावा ऊपर आता है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, और उसके बाद जो ये बनता है एक कटक के रूप में बनता है, ठीक है। इस पर्वत को हम कटक कहते हैं। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। यह मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो लगभग 7,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होता है, 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होता है, और जो महासागरीय बेसिन में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अब ज्वालामुखी की आकृतियाँ, अंतर्वेधी आकृतियाँ।
ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है। उसके ठंडा होने के उसके ठंडा होने से अग्नेय सेल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल के पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे ही में ही जम जाता है सेलों में ही जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर अग्नेय सेलों का वर्गीकृत किया गया है। ज्वालामुखी सेल जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है। अब देखिए सेल कितने प्रकार मतलब कैसे डिवाइड की गई हुई हैं ज्वालामुखी के आधार पर। ज्वालामुखी के आधार पर सेल कैसे बनती है वो इसमें लिखा गया है, ठीक है। ज्वालामुखी सेल जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी सेल कहते हैं। उसके बाद पाताली सेल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, पाताली सेल कहते हैं। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो इसकी कई कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेधी आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये आप तीनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कहलाती हैं। इनमें कुछ चित्र दिखाए, देखिए तीनों आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से। पहला ये ज्वालामुखी सेल, उसके बाद फिर ये है पाताली सेल, उसके बाद ये अंतर्वेदीय सेल। ये तीनों अंतर्वेदीय आकृतियाँ, ये तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। बैथोलिथ, अब बैथोलिथ क्या है, एक चट्टान है, ठीक है। अब बैथोलिथ बनता कैसे ये देखते हैं। यदि मैग्मा का बड़ा भाग पिंड भूपर्पटी का अधिकांश गहराई में ही ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार का विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपर पदार्थ के हट जाने की वजह से यह धरातल पर प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र में फैला होता है और कभी कभी इसकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है जो मैग्मा के भंडारों के जमे हुए भाग होते हैं, ठीक है। जब मैग्मा धरातल के अंदर ही बहुत बड़े भाग में जम जाता है उन्हें बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। और ये शब्द आप याद कर लीजिएगा, बैथोलिथ, लेकोलिथ, अभी और भी चट्टानें हैं तो इन ये जो सेम है इनको याद कर लीजिएगा। ये कैसे बनती हैं, ज्वालामुखी से बनती हैं। कब बनती हैं, जब ज्वालामुखी धरातल के अंदर बड़े भाग में, बड़े क्षेत्र में ठंडा हो जाए, निकले ना बाहर। ये अब देखिए लेकोलिथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदीय चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूप से बाहर नली से नीचे जुड़ा होता है और इनकी आकृतियाँ धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती हैं। अतः केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है, जबकि यह कर्नाटक के पठारों में ग्रेनाइट के चट्टानों की बनी एक ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ी है जिनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है, मतलब ठंडा हो चुकी है। वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। लेकोलिथ बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। लेकोलिथ बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं, मतलब इसकी वजह से उसकी जानकारी हो सकती है। लेपोलिथ और लेकोलिथ व सील। अब देखते हैं आगे ये तीनों चट्टानें क्या है। ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये पहाड़ी है और यहाँ से भूकंप निकल रहा है, ठीक है, अरे ज्वालामुखी निकल रहा है। तो ज्वालामुखी निकलते वक्त कभी कभी लावा क्या होता है ना, इस क्षेत्र में ऐसे चला जाता है और यहीं पे रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। उसी को बता रहे हैं। ये अलग अलग दिशा में चला जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाता है तो इसे लेपोलिथ कहा जाता है। कई बार अंतर्वेधीय आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनी अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में ही लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतदार नुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली के मैग्मा भंडारों में जुड़ी होती हैं जो कि क्रमशः बैथोलिथ और विकसित होती हैं। यह फैकोलिथ कहलाती हैं। अब देखिए हम इसको बता रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कोई पर्वत है और यहाँ से कोई ज्वालामुखी निकला हुआ है। अगर ये ऐसे पाइप में रुक गया, ठीक है, अगर ये पाइप में जमा रह गया तो इसको हम क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहेंगे। अगर पाइप में नहीं है, अगर ये पाइप नुमा है तो इसको लेकोलिथ कहेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे बड़े भंडार में है इसको लेकोलिथ कहेंगे।
और अगर ये किसी ऐसे क्षैतिज में जाके फंस गया, नहीं निकल पाया बाहर, तो इसे लैपोलिथ कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाती है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सील्ट वाले, घने मोटाई वाले जमाव से भी सील कहते हैं। अब देखिए डाइक। अब डाइक क्या है? जब लावा का प्रभाव दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है तो यह समकोण होता है, और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो यह दीवार की भांति संरचना बनाता है। यदि संरचना डाइक कहलाती है। ठीक है। पश्चिम महाराष्ट्रीय क्षेत्र अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी के उद्गार से बने दक्कन के ट्रैप में विकसित इसे डाइक उद्गार भी का वाहक भी समझा जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और ज़रूर करिएगा। आप लोग इसके क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और अपने जवाब भी दे सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे सुबह हम 5 बजे अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है। अभी रात के 11:49 हो रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं, और आप देखिए और जो भी आपको डाउट हो आप पूछिए। अगर आपको कोई जो चीज़ समझ में ना आए वो भी हमसे पूछिए। अगर कोई हमें आपको हमारे अंदर कोई कमी नज़र आ रही है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं तो भी हमें बताइए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, लाइक करने से ना हमें कोई प्रॉफिट होगा ना आपको कोई नुकसान होगा। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। धन्यवाद।